कोरोना की तीसरी लहर पर केंद्र सरकार का अलर्ट, कहा अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर दे चुकी है दस्तक। पीएम बोले, यूरोप में केस बढ़ना चेतावनी, खड़े हैं तीसरी लहर के मुहान पर। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। नीति आयोग ने कहा, पीएम मोदी ने तीसरी लहर को रोकने का लक्ष्य दिया है और यह संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को कोविड-19 के बढ़ते आर फैक्टर को लेकर किया आगाह। गृह मंत्रालय का राज्यों को पत्र, आर फैक्टर का 1.0 से अधिक होना कोविड-19 के केस बढ़ने का संकेत। अगर आर वैल्यू बढ़ती रही और 1.0 के आसपास पहुंची तो राज्यों को लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। विशेषज्ञों ने कहा, लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंधों से ही आर वैल्यू को काबू में रखा जा सकता है। मई में आर वैल्यू कम होने की बड़ी वजह लॉकडाउन थी, तब दूसरी लहर का प्रभाव कम होता गया। तीसरी लहर, सावधान। देश में कोरोना के केस भले ही कम हो गए हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने तीसरी लहर को लेकर आगाह किया है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि दुनिया कोविड-19 की तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है और यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है और कहा है कि यह एक चेतावनी है, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जाए। ऐसे में देश में कई जगहों पर भीड़ भाड़ वाले दृश्यों ने डरा दिया है, क्योंकि आयोजनों और टूरिस्ट सेंटर्स की भीड़ कोरोना के खतरे को बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल है कि तीसरी लहर निकट है, हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस लापरवाही ये बहुत महंगी पड़ सकती है। और इस वक्त डॉक्टर समीर भाटी जो कि सदस्य हैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी अस्पताल उदयपुर से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर रमेश, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्या इसमें कोई शक है कि तीसरी लहर नहीं आएगी? तीसरी लहर अगर आएगी तो लापरवाही उसको लेकर के आएगी। और जैसा अभी अभी आपने कहा कि जिस तरह की भीड़ हम बाजारों में देख रहे हैं, पिकनिक स्पॉट्स पर देख रहे हैं, हिल स्टेशंस पर देख रहे हैं, अन्य जगहों पर देख रहे हैं, कई सारे कार्यक्रमों में देख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत डराने वाली और ख़तरनाक संकेत कर रही है कि अभी समझ जाओ, 2 वेव से आपने कुछ नहीं सीखा। स्वप्निल जी, हम भारतीयों की जो याददाश्त है वो बहुत छोटी है। हम उन पुराने कटु अनुभवों को भूलते जा रहे हैं और अभी भी उतने ही लापरवाह हैं जितने पहले वेव के बाद में थे। हम अभी भी मास्क नहीं लगाते, अभी भी डिस्टेंसिंग नहीं रखते, अभी भी हाथ नहीं धोते। और वैक्सीन जो है, मैं बड़े दुखी मन से ये बात कहना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी तरह से हम लोगों ने पूरे भारत के अंदर पहली वेव को हैंडल किया, दूसरी वेव को हैंडल किया, हमारा ये जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है वो उतना का उतना मतलब जिसका अनुभव है वो बड़ा खराब रहा है। मैं इसको अच्छा अनुभव नहीं कह सकता हूँ।
4 दिन तक वैक्सीन नहीं लगती है, फिर एक दिन वैक्सीन आती है, बहुत मारामारी होती है, पब्लिक भीड़ में टूट पड़ती है वैक्सीन लगाने के लिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर रमेश और देखिए, जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर पर पब्लिक टूट पड़ती है, उससे ये तो पता चलता है कि लोग भी कोरोना को लेकर डरे हुए तो हैं, और दिल से तो कोई भी नहीं चाहता कि तीसरी लहर आए, लेकिन हमारे देश का जो फाइबर है, सोशल फाइबर है, वो मजबूर करता है रोज घरों से बाहर निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी में जुटने का। अब ऐसे में मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के बिना तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। स्वप्निल जी, एक चीज मैं बताऊं, मैंने ऐसे ढेर सारे लोगों को देखा है जो बिना वजह बिना कारण के घरों से बाहर निकलते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं। अच्छा, निकलना जरूरी है, आपको अपनी रोजी रोटी कमानी है, आपको अपने ऑफिस जाना है, अपनी ड्यूटी निभानी है, तो मास्क का उपयोग क्यों नहीं करते? मास्क छोड़ दिया लोगों ने, बहुत जल्दी छोड़ दिया। आप ढेर सारी पब्लिक को देखेंगे मास्क नहीं लगा रहे, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। आप घरों से बाहर निकले, अगर जरूरी है रोजी रोटी कमाना, इतने लंबे लॉकडाउन्स के बाद में, दो लॉकडाउन्स के बाद में, तो आपको निकलना ही पड़ेगा। लेकिन इस कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको क्यों भूल रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे में एक अहम सवाल आता है, और उस सवाल के लिए मैं डॉक्टर समीर भाटी आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर समीर भाटी, नीति आयोग ये कहता है कि पीएम मोदी ने तीसरी लहर को रोकने का लक्ष्य दिया है और यह संभव है। अब नीति आयोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर सोच रहा है। यह स्थिति इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर स्टेट्स अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, और चीजें, पहली बार मैं कह रहा हूं, मैं सेंट्रलाइजेशन का पक्षधर नहीं हूं पूरी तरह से, लेकिन इस एक मामले में जब तक चीजें सेंट्रलाइज नहीं होंगी, हम क्या ही कर लेंगे। जी बिल्कुल। एक तो इसमें ये समझने वाली बात जरूरी है कि सेंट्रलाइज्ड हम जैसा बात कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन ड्राइव को जैसे सेंट्रलाइज किया हुआ है, पेंडेमिक से लड़ने को भी सेंट्रलाइज करना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें एक चीज होती है कि जो ये हमारी वेव है या पेंडेमिक है या कोई भी महामारी है, स्पेसिफिकली अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक है और हर ये जो पेंडेमिक है अलग तरह से बिहेव करती है। आपने देखा होगा, फिलहाल अभी मैं करंट वर्तमान समय की बात करूं तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, जिनमें आप देखेंगे कि एकदम से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। केरला में फिर केसेस बढ़ना शुरू हो गए, महाराष्ट्र में फिर केसेस बढ़ना शुरू गए, और फिलहाल अभी हम दिल्ली और बाकी सबकी बात करें तो वहां पर इस तरह से अभी केसेस नहीं बढ़ रहे। तो हर जगह पर अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी काम आएगी, एक तरह की स्ट्रेटेजी हर जगह काम नहीं हो सकती। त्रिपुरा की बात करें तो अभी जो आप बात कर रहे थे और अभी आप अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, आर फैक्टर की जो बात कर रहे थे, अब त्रिपुरा में आप देखेंगे कि जो आर फैक्टर है करीबन 1.1। नहीं, लेकिन आर फैक्टर के बारे में अब चूंकि अब ये बात निकल ही गई है, तो डॉक्टर समीर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं, देखिए इस कोरोना काल ने ना हमको इतने सारे शब्द दिए हैं, टेक्निकल टर्म्स दिए हैं, जिसका मीनिंग हम में से कोई नहीं जानता, और ये फैक्ट है। ये आर फैक्टर भी उन्हीं शब्दों में से एक है जो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग बता दें ताकि हम उस पर बात कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज है इसमें, क्योंकि ये बड़ी इवॉल्विंग साइंस है, बार बार नई नई चीजें सामने आ रही है, उन चीजों के अकॉर्डिंगली हमारी जो स्ट्रेटजीज और प्लानिंग सारी होती है। अभी तक हम फिलहाल जो बात करते थे पिछले वेव तक की, हम बात करते थे कि पॉजिटिविटी रेट कितना हो रहा है, हमें जैसे लगता था कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए पॉजिटिविटी रेट डिपेंड करती है, अगर किसी राज्य में बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिविटी रेट कई बार उस तरह से ज्यादा आ सकती है, और कहीं पे टेस्ट ही नहीं हो रहे तो वहां पॉजिटिविटी रेट, तो पॉजिटिविटी रेट को नहीं मानेंगे। आर फैक्टर बेसिकली मैथमेटिकल एक फैक्टर जिसमें बताया जाता है कि अगर आपका आर फैक्टर 1 है, अब ये 1 या जो भी है वो कैसे कैलकुलेट होता है, इसको हम देखते हैं कि 100 के करीब अगर लोग इन्फेक्ट हुए हैं, 100 के करीब, और वो 100 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपका आर वैल्यू है 1 पर अगर वो 100 से ज्यादा कर रहे हैं 100 लोग तो वो उससे अधिक होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 80 लोगों को 100 लोग इन्फेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो आर फैक्टर है वो होगा 0.80। तो ये इससे डिपेंड करता है। और हमारा जब पीक पे चल रहा था ना आपका, जब सेकंड वेव, उस समय हमारा जो आर वैल्यू थी वो 1.38 तक, मतलब ऐसे बढ़ी हुई थी। तो उससे, और अभी हमारा जो करंट, तो हम ये कह सकते हैं कि इन रिलेशन है, अगर आर फैक्टर बढ़ रहा है, डॉक्टर रमेश मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर आर फैक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि खतरा बढ़ रहा है। अब कुछ राज्यों में आर फैक्टर तो बढ़ रहा है, लेकिन सरकारों का अब तक जो फोकस रहा है, जो भी नीति निर्धारक हैं, वो अब तक जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो तो पॉजिटिविटी रेट है, वो आर फैक्टर तो है नहीं। एकाएक आर वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गई है।
स्वप्निल जी, ये खाली शब्दों का हेरफेर है। आप चाहे इस तरह से देख लें, आर फैक्टर के हिसाब से देख लें या पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से देख लें, बात घूम फिर करके वहीं पहुंचती है कि अगर हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, पहले कल के मुकाबले आज केस ज़्यादा हैं और आज के मुकाबले आने वाले कल में केस ज़्यादा होने वाले हैं, तो हम निश्चित रूप से किसी वेव को आमंत्रित कर रहे हैं जिसका नाम थर्ड वेव भी हो सकती है। और जब जब तक हम लापरवाही करते रहेंगे, थर्ड वेव क्या, फोर्थ वेव क्या, फिफ्थ वेव भी आएगी, तो इन सब चीज़ों से हमें यही सबक लेना पड़ेगा कि हम अपने आप को ज़्यादा व्यवस्थित करें, ज़्यादा अनुशासित करें, बिना बात बाहर नहीं निकलें। और ख़ास तौर से जो टारगेट ग्रुप है, टारगेट ग्रुप वो है जिनको टीका नहीं लगा है या कोरोना भी नहीं हुआ है, वो लोग सबसे ज़्यादा संक्रमण के लिए एक जिसको कहते हैं उर्वरा भूमि है। तो उन लोगों को पहले, अगर वैक्सीन कम आ रहा है तो पहले उन लोगों को टारगेट करके वैक्सीनेशन उनका करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे जिनको विदेश जाना है उनके लिए अगर कैंप लग सकता है, तो फिर जिन्हें यहीं रहना है और सबसे ज्यादा बाहर निकलना है उनके लिए अलग से कैंप क्यों नहीं लग सकता? ये बिल्कुल सही आपका एक सजेशन मुझे लगता है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर रमेश, देखिए, एक तो मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इस देश के किसी भी राज्य की सरकार को ये लगता है कि वो मुझे काउंटर कर सकती है तो करे, मैं उसके लिए तैयार हूं, मेरे पास आंकड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं, आपको याद होगा जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था सेंटर की ओर से, रैंडम सैंपलिंग की क्या स्पीड थी, और आज रैंडम सैंपलिंग के नाम पर कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि समय के साथ हम लापरवाह होते जा रहे हैं। वो केवल लोग ही नहीं है, सरकारें भी है। मैं आपकी बात से पूरा सहमत करता हूँ। वो लोग ही नहीं है, सरकारें भी है, हम लोग भी हैं जो सिस्टम के अंदर आते हैं। हमारी भी कमियां हैं, हमारी भी गलतियां हैं। हम लिथार्जिक हो गए हैं, हम थक गए हैं, हम एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो हमें री एनर्जाइज होने की जरूरत है, हमें गिव अप करने की जरूरत नहीं है। अगर हम थक करके बैठ गए तो तीसरी वेव हमारे मुहाने पे खड़ी है। ये सरकारों को भी सीखना पड़ेगा। ये केंद्र को और केंद्र की जितनी भी एजेंसीज है जो इस बारे में अलर्ट करती है, इन सरकारों को अच्छी तरह से वार्निंग दे करके चेताना पड़ेगा। वहाँ पर सर्विलेंस बढ़ाना पड़ेगा। सर्विलेंस हमारा ढीला पड़ गया है, सैंपलिंग बहुत कम हो गई है और लापरवाही। हाँ, बिल्कुल। और सबसे अहम बात देखिए, आप इसको किस तरह से सरकारें ले रही हैं। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं उस लीडर का नाम नहीं लूंगा, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से है इसमें भी जाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन डिबेट में जब मैंने उनसे पूछा कि आप रैंडम सैंपलिंग के नाम पर कितने सैंपल्स एक दिन में कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि दरअसल स्वप्निल जी, हम रैंडम सैंपलिंग ऐसे कर रहे हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उनमें किसी तरह के सिम्टम्स हैं, वो भी ऐसे ज़माने में जब हम एसिम्प्टोमेटिक टर्म जान चुके हैं क्या है, वो अस्पताल आते हैं तो हम उनको टेस्ट करते हैं। अब ये तो रैंडम सैंपलिंग की डेफिनेशन रह गई आज की डेट में। अगर हम लोगों को लापरवाही छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो इसकी एक्टिवनेस भी तो बढ़नी चाहिए ना सर, उसी हिसाब से। क्योंकि फिर आप आर वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? आर वैल्यू पता लगाने के लिए आपको 100 लोगों को ट्रेस भी तो करना है, फिर वो 78 तक जाए या 80 तक जाए या जो आपने एग्जांपल्स दिए थे वहां तक जाए, है ना? वो तो रैंडम सैंपलिंग से पॉसिबल है। तब आप कंटेनमेंट जोन्स बना पाएंगे, तब आप रेड एरियाज डिफाइन कर पाएंगे और तब आप ये समझ पाएंगे कि हमें लड़ना कहाँ है। सिंपल सा बेसिक है डॉक्टर समीर। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बात आपने एकदम बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो उसके हिसाब से ही डिफाइन होगी। टेस्टिंग में भी 2 तरह की टेस्टिंग, एक आपकी जो हम करते हैं रूटीन में RT-PCR टेस्ट और एक आपका जीनोम सीक्वेंसिंग। देखिए RT-PCR टेस्ट की अगर बात करूं तो उस तरह से कैपेसिटी अभी काफी बिल्ट हो गई है। शुरुआती तौर पे फर्स्ट वेव से बात करें, एक लैब से लेके अब 2500-2700 से ज्यादा अधिक रजिस्टर्ड लैब हो गई है, तो उस तरह से कमी नहीं है। बट उसमें भी 2 चीजें हैं कि आपका अर्बन एरिया एंड रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज की बात करें तो फिर भी वहां पर चल रही है रैंडम टेस्टिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। बट हाँ, रूरल एरियाज में भी नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरा, हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि सेकेंड वेव का हमारा प्रमुख कारण था डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि अब ये वेरिएंट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो गया पॉजिटिव के अलावा, कि हमारी पॉजिटिविटी रेट कितनी है, बट उसमें वेरिएंट कौन सा सर्कुलेट हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं भारत से देश शुरू हुआ, 110 देशों के अंदर डेल्टा वेरिएंट प्रमुख है। इस बार भी जो थर्ड वेव आ रही है काफी देशों के अंदर, पर हमारे पास अभी कौन सा वेरिएंट ज्यादा
प्रोमिनेंट है। हालांकि अभी भी हमारी सेकेंड वेव बॉटम तक नहीं गई है, सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन पर फिर भी ज्यादातर इस तरह से देखा जाता है मैं देखिए कि एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कुछ फ्लॉज तो शुरुआत से थे। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे लगा मुझ में सिम्टम्स है और मैं टेस्ट कराने गया और मैं अपने साथ किसी एक को ले गया, तो सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए था कि वो उस एक को पकड़कर भी उसके सैंपल्स ले, क्योंकि वो मेरे साथ आया है, या तो मेरी गाड़ी में या ऑटो में बैठकर। हम उस चीज को फॉलो कर नहीं पाए। ये एक बेसिक फ्लॉ था। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी स्टेट की अपनी एक कैपेसिटी है नंबर ऑफ टेस्ट करने की। आप एक दिन में उसका आधा भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस बात की रैंडम सैंपलिंग? फिर तो आप भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, आप सुधर जाएं, हम भी नहीं सुधरेंगे। आनी है जी। देखिए, तीसरी लहर की जहां तक बात करें तो WHO, IMA, IIT, SBI, ICMR सभी बॉडीज ने बोला है कि तीसरी लहर आएगी। बट तीसरी लहर कितनी ज्यादा कम होगी, खतरनाक होगी, एम्पलीट्यूड कैसा होगा, वो निर्भर करता है हमारी जो अभी करंट हमारी जो भी बातें हैं, जो चीज मतलब जो हमारे अभी प्रोटोकॉल किस तरह से फॉलो हो रहे हैं, जो हमारी टेस्टिंग हो रही है, हर चीज पर निर्भर करती है कि तीसरी लहर कैसी होगी। देखिए, जो हम नहीं कर सकते कि ठीक है हमारी वैक्सीनेशन अभी स्पीड अप हुई है, वो जैसे प्रोडक्शन होगा बढ़ेगी वो करेंगे, पर जो फिलहाल हम कर सकते हैं वो तो ऐसा ही जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, जो चीज कर सकते हैं वो तो हमें करना ही पड़ेगा। टेस्टिंग की हमारे पास कैपेसिटी है, डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी, और हमारा जो सोशल वैक्सीन है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा, जो कि है मास्किंग। ठीक है डॉक्टर रमेश, देखिए बहुत सीधा सा कोरिलेशन मैंने निकाला। जितनी बार भी लॉकडाउन लगा है आर वैल्यू घटी है ना, बट लॉकडाउन किसी भी देश का परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिबंध हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक कि हम कोरोना से जंग जीत न लें। मसला यह है कि प्रतिबंध को सख्ती से पालन करवा ले जाए तो आर वैल्यू घटेगी और हम बढ़त बना सकते हैं और शायद तीसरी लहर टाल ले जाएं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है और पता नहीं क्यों ये अंदेशा है कि जिस तरह के हम हैं तीसरी लहर तो ले आएंगे। हम ही सिर्फ मैं या हमारे लोग ही नहीं, मैं सरकारों को भी काउंट कर रहा हूं, हम ले आएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तीसरी लहर हम ले आएंगे, क्योंकि हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लापरवाही की तरफ जा रहे हैं। वो सरकारें भी है, हम लोग भी हैं। आप गाँवों में जाकर के देखो तो सैम्पलिंग करीब करीब नेग्लिजिबल है, जो पेरिफेरी जिसको हम लोग कहते हैं, सैम्पलिंग नेग्लिजिबल है। दूसरा क्या हुआ कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ वैक्सीनेशन किया ना, तो गांव वालों के पास न तो स्मार्टफोन है, सभी के पास न ढंग से नेट की स्पीड है, न उनको अपना स्लॉट बुक करना आता है। नतीजा ये हुआ, मैंने बहुत करीब से देखा है, हम बैटल को अर्बन फ्रेंडली ही रखे हुए थे शुरुआत से। सर मैं इस पर डिबेट ला चुका हूं, हमारी जो कोविड से फाइट रही है वो शुरुआत से अर्बन फ्रेंडली रही थी, उसके सेंटर में कभी रूरल एरिया रहा नहीं, भले वो वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीजें नहीं हो। एकाएक जैसे ही कोरोना रूरल स्तर को छू गया तब पता चला ये कितना मेजर फ्लॉ था। लेकिन मैं उससे भी आगे की बात कर रहा हूं कि हमारे शहर वालों ने सारा का सारा गांवों का जो टीका था वो हड़प लिया। बड़ी एक सिंपल सी बात बताऊं, हम इतने सारे इलेक्शन कराते हैं, चाहे वो सरपंच के हो, चाहे एमएलए के हो, चाहे एमपी के हो, हमारे पास टारगेट वही था 18 साल से ऊपर वाले लोग, अभी भी टारगेट वही है वैक्सीनेशन में। 18 साल से ऊपर वाले लोग, उनके पास लिस्टें थी, लेकर के बिठा देते हैं ऑफलाइन में, आप आइए टीका लगाइए। बाहर वाले को नहीं लगाएंगे, उन्हीं लोगों को लगाएंगे जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं उस वोटिंग के हिसाब से। तो ये शायद और बेहतर तरीके से हो सकता था, लेकिन सरकारों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये सारा सेंट्रलाइज सिस्टम था। केंद्र ने इस ऐप को अपने हाथ में मुट्ठी में दबा करके रखा, उसको खोला नहीं। ऑफलाइन तो वाले पॉलिसी मेकर्स को ये जानना चाहिए था कि जिस जगह पर इंटरनेट नहीं है, डॉक्टर समीर भाटी, वहां पर गांव वाले जिन्हें मोबाइल टैकल करना नहीं आता, उनके पास स्मार्टफोन है या नहीं है पता नहीं, वो लैपटॉप तक उनकी पहुंच है कि नहीं है पता नहीं। यहाँ पर जो हमारे ई मित्र होते हैं या जो दूसरे सदस्य होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो बहुत सी बैटल्स जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हुई वो होने की नौबत ही नहीं पड़ती। इसीलिए मैंने कहा कि जब पॉलिसी बनाई गई तो वो रूरल फ्रेंडली बहुत ज़्यादा थी नहीं, पर जब समझ में आया तो फिर उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होना चालू हुई और उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया गया। अब मेरा सवाल जो है वो ये है कि देखिए, हम वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में जितने भी वैक्सीनेशन ड्राइव्स चले हैं उसके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था कि हम कई बार लोगों के घरों तक गए। उड़ीसा ने इसको अपनाया, इस बार भी कोरोना वैक्सीनेशन में उड़ीसा ने इसे अपनाया, लोगों के घरों तक भी पहुंचे वो वैक्सीन लगाने के लिए। लेकिन
उस मॉडल को कोई और फॉलो कर रहा हो या कर पा रहा हो वो मुझे नजर नहीं आता। जबकि सक्सेस रेट बढ़ाना है तो आपको लोगों के घरों तक जाना ही होगा। जी बिल्कुल। जिस तरह से वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं कि आप अर्बन की एरिया की बात करें तो वहां पे डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है और अब हेजिटेंसी नहीं है। हाँ, आपके जो सेमी अर्बन एरियाज है और स्पेसिफिकली आपके जो आदिवासी एरियाज है वहां पर डेफिनेटली ये वाला चैलेंज है। हाँ, घरों तक अब के लिए काफी सारी सरकारों ने कई चीजें शुरू की है, जिसमें वैक्सीन को लेके इंसेंटिव से लेके और ये जो आपकी मोबाइल वैन वगैरह है ये भी काफी ज्यादा आ रही है। काफी जगह मोबाइल वैन शुरू हो गई है। फिलहाल अभी डिमांड बढ़ गई है, बट ये चीजें भी ग्राउंड लेवल पे अब धीरे धीरे और इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो रही है। बाकी अभी सबसे ज्यादा मुझे लगता है इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अगर वैक्सीनेशन की अभी जिस तरह से कमी आ रही है तो उन राज्यों को जहां पर अभी सेकेंड वेव का इफेक्ट उतना नहीं हुआ था वो बहुत ज्यादा वनरेबल है। वहां पर संभावना है कि जो है सेकेंड वेव ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो ये प्रायोरिटी एकदम से हो जानी चाहिए कि एटलीस्ट उन एरियाज के अंदर, क्योंकि वो अभी हमारी वनरेबल पॉपुलेशन है, वहां पर हमें पहले आप मेरे साथ पॉलिटिकल डिबेट्स में नहीं जुड़े हैं इसलिए आप नहीं शायद जानते होंगे कि मैं कई बार बहुत तीखी बात कह देता हूं। डकवर्थ लुईस एक नियम होता है क्रिकेट में, किसी को समझ नहीं आता क्या है, और वैसे ही किसी फॉर्मूले या नियम के आधार पर ना संसाधनों का बंटवारा चल रहा है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। हम उसमें सजेशन ही दे सकते हैं, फॉर्मूला चेंज होगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर रमेश, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, साइंटिफिक कम्युनिटी से जब भी पूछा जाएगा और सजेशन सरकार मांगेगी तो साइंटिफिक कम्युनिटी इसी बात पर बल देगी कि लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा है नहीं। मतलब लोग भी तो लातों के भूत हैं, वो भी कहाँ सुधरेंगे, है ना। ये कहावत तो हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या साइंटिफिक कम्युनिटी किसी और सजेशंस के साथ आ सकती है जो हमारे सोशल फाइबर और ऑलमोस्ट 80% उस पॉपुलेशन जिसका घर से निकलना मजबूरी है, ज़रूरी नहीं मजबूरी है, उनको टैकल कर सके? क्या ऐसी कोई सजेशन है साइंटिफिक कम्युनिटी के पास? स्वप्निल जी, आपने अभी एक बात कही थी कि वो उड़ीसा वाला जो एक मॉडल था जिसमें कि घरों तक पहुंच थी। अभी आप देखें तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं यानी जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनकी संख्या बहुत भारी है, बहुत बड़ी है हिंदुस्तान में। अगर इस मॉडल को कम से कम उन पे लागू किया जाए, उन सबको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और वहां जाकर के उनको घर पे जाकर के टीका लगाया जाए, क्योंकि एक गर्भवती माता जो 7वें 8वें या 5वें 6ठे महीने में है वो लाइन में खड़ी नहीं हो सकती। तो इस मॉडल को वहां तक जाकर